बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज़ाद आइनी तगड़े जज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से बुनियादी इंसानी हकूक़ और जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं और सियासी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं, बड़ा सख्त अक़दाम और बड़ा सख्त स्टांस लिया गया है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से, और वो भी उस वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ख़िलाफ़ 9 मई के मुकदमात में तेज़ी आ चुकी है। दूसरी तरफ 9 मई में इमरान खान की फैमिली को गिरफ़्तार किया जा रहा है, जिसके ऊपर बड़े जो इदारे हैं उन्होंने भी स्टैंड ले लिया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता 9 मई के मुकदमात से मुतल्लिक जो पेशरफ सामने आई है। 9 मई के मुकदमात में पेशावर में 3 मुकदमात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़। प्रोसिक्यूशन ने बाकायदा तौर पर तफसीलात केपी हुकूमत की जो प्रोसिक्यूशन है उनकी जानिब से तफसीलात दी गई हैं। अल्टीमेट ये सारे मुकदमात ख़त्म हो जाने हैं और 265 के जो बरीयत की दरख्वास्तें हैं वो तमाम मुल्ज़मान की दायर हो चुकी हुई हैं, चूँकि प्रोसिक्यूशन इसमें चलान में भी जो ओरिजिनल चीज़ें हैं वो पेश की हैं। प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि पेशावर की 3 दहशतगर्दी अदालतों में 9 मई के 5 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, जिनमें फ़ज़ल इलाही, आसिफ खान, मीना खान, साजिद महमद, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा और 18 साल से कम उम्र के 2 लड़के भी मुल्ज़मान में शामिल हैं। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने 9 मई मुकदमात की रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें बताया गया है कि इस वक्त पेशावर के 3 दहशतगर्दी अदालतों में 9 मई के 5 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। थाना गिलनई महमद का 1 मुकदमा ज़ेर इल्तवा है। पेशावर के थाना चमकनी और फ़कीराबाद का एक मुकदमा ज़ेर इल्तवा है। थाना शर्की पेशावर के 9 मई के 2 मुकदमात दहशतगर्दी अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। मुल्ज़मान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा अरकान असम्बली फ़ज़ल इलाही, आसिफ खान, मीना खान और साजिद महमद शामिल हैं। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक साबिक PTI अरकान असम्बली कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा और इसमें 2 नाबालिग बच्चे भी दहशतगर्दी अदालतों में बतौर मुल्ज़िम उनके ख़िलाफ़ चलान जमा करवाया गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि 9 मई के 3 मुकदमात में मुल्ज़मान की जानिब से बरीयत के लिए 265 के की दरख्वास्तें दायर की गई हैं। दरख्वास्तों पर आइंदा समात पर दलाइल सुने जाएंगे। इसमें पहले भी पेशावर में भी और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ उन्हीं को सज़ाएँ हुई हैं जो 9 मई के आर्मी अदालतों में जिनका ट्रायल किया गया है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में किसी को भी सज़ा नहीं हुई। काफ़ी हद तक लोग बरी हो चुके हैं और चंद एक जो मुकदमात हैं उनमें भी बरीयत की दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं। तो ये मैंने चाहा कि आपको मैं खैबर पख्तूनख्वा पेशावर की, स्पेशली पेशावर की जो सूरत हाल है वो आपके साथ शेयर करूँ 9 मई के मुकदमात से मुतल्लिक। दूसरी तरफ जमायमा इमरान खान की साबिका अहलिया हैं और इमरान खान के दोनों बेटों की वालदा कासिम खान और सुलेमान खान की, उन्होंने भी जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं और ये अलीमा खान के बेटों की गिरफ़्तारियों पर उन्होंने भी मुज़म्मती एक ट्वीट किया है। वो कहती हैं कि पिछले कुछ दिनों में मेरे बेटों के कज़न्स यानी कासिम खान और सलमान खान के जो कज़न्स हैं, शिराज एंड शेर शाह, अलीमा खान के जो बेटे हैं, उनको अगवा किया गया अपने घरों से इन फ्रंट ऑफ देयर यंग चिल्ड्रन एंड हेल्ड इन प्रिजन, कि उनको उनके मासूम बच्चों के सामने गिरफ़्तार किया गया, अगवा किया गया और उनको बंद कर कैद कर दिया गया है। देयर अदर कज़न यानी कि कासिम और सलमान के एक और कज़न है हसन न्याजी, उनको मिलिट्री प्रिजन में कई सालों से उनको आर्मी तहवील में रखा गया है। वो अब सज़ा याफ्ता हैं, लेकिन जमायमा ने कहा कि उनको आर्मी तहवील में रखा गया है। द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो थ्रेटन्ड माई सन सुलेमान एंड कासिम विद अरेस्ट इफ़ दे ट्रैवल टू पाकिस्तान टू विज़िट देयर फादर। कहती हैं कि मेरे बेटे कासिम और सुलेमान, जिन्होंने कहा था कि वो पाकिस्तान विज़िट करेंगे अपने वालिद से मुलाकात के लिए, उनको भी धमकी दी गई कि अगर वो अपने वालिद को मिलने के लिए पाकिस्तान आएंगे तो वो भी गिरफ़्तार हो सकते हैं। पाकिस्तान नो स्टेट शुड बी अलाउड टू टारगेट फैमिलीज़ टू सेटल पोलिटिकल स्कोर्स। कहती हैं दुनिया में कोई भी जो स्टेट है वो अपने सियासी स्कोर सेटल करने के लिए मुखालफिन की फैमिलियों के साथ ऐसा सलूक नहीं करती जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की फैमिली के साथ हो रहा है। ये जमायमा की जानिब से ट्वीट किया गया। कासिम खान ने भी ट्वीट किया। कासिम खान ने अपने दोनों जो कज़न्स हैं शेर शाह और जो शेरबाज, उनके हवाले से भी ट्वीट किया और उन्होंने इस पूरा जो वाक़या है इसके हवाले से आप सिर्फ शहजाद इकबाल को देख लें, जियो के एंकर हैं, और शाहजेब खानज़ादा, उनकी जानिब से जो सवालात उठाए गए हैं उसका कोई जवाब नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के पास कि अब क्यों आके ऐसी कार्रवाई करनी पड़ी, अब क्या ऐसी ज़रूरत पेश आई। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से भी मज़म्मत की गई है इन गिरफ़्तारियों की।
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि द रिसेंट अरेस्ट ऑफ शहराज एंड शेर शाह खान, nephew of former Prime Minister of Pakistan Imran Khan, in cases relating to the 9th May protests are part of political witch hunt aimed at intimidating the family members of political opponents। कि ये जो 9 मई में इन दो लोगों को गिरफ़्तार किया गया है 27 महीनों के बाद, जो इमरान खान के भांजे हैं, ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि ये सियासी बुनियादों पर है और ये सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़, उनके बच्चों और उनके फैमिली मेम्बरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई, ये इंतहाई जो एक ऐसा सियासी इंतकाम है जिसका जो सख्त अल्फाज में जिसकी मज़म्मत की जाती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल कॉल्स ऑन पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ टू इमीडिएटली रिलीज़ शेर शाह एंड शहराज खान। बड़ा इदारा है एमनेस्टी इंटरनेशनल का, जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से काम करता है, उसने मुतालबा किया, बैनुल अक़वामी इदारे ने मुतालबा किया है कि फ़ौरी तौर पर पाकिस्तानी हुकाम शेर शाह और जो शाहरेज़ खान हैं उनको रिहा करें। Their arrest is part of a larger pattern of politically motivated targeting and detention against the Pakistan Tehreek-e-Insaf to crush political opposition and muzzle dissent in the country। कि ये जो कार्रवाइयाँ हैं, ये जो मुखालिफ आवाज़ें हैं उनको दबाने के लिए और मुखालिफ जो सियासी जमात है PTI उसको क्रश करने के लिए इस तरह के जो हथकंडे हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। Targeting family members of opposition leaders and activists by the government is becoming an increasingly common practice in Pakistan and must stop। कि पाकिस्तान में अपने सियासी मुखालफिन और सियासी जो वर्कर्स हैं, मुखालफिन वर्कर्स हैं, उनके फैमिली मेम्बरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना, ये पाकिस्तान में एक नई जो है वो प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है, एक कॉमन प्रैक्टिस बन चुकी है। मुखालफिन के फैमिली मेम्बरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई, उसको हर सूरत स्टॉप होना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। ज़ल्म खलीलज़ाद जो कि अफ़गानिस्तान के मामलात पर अमेरिका में उनको एक बड़ा किरदार दिया जाता है, उनकी जानिब से भी जो शाहरेज़ और शेर शाह की गिरफ़्तारी है उससे मुतल्लिक उन्होंने भी अपनी तफसीलात दी हैं। सरमद मारवी सरमद जो है वो भी एक ह्यूमन राइट्स की वो एक सहाफ़ी भी हैं और साथ वो इंसानी हकूक़ की एक वर्कर भी हैं। उन्होंने ट्वीट किया, कहती हैं कि अलीमा खान का लहजा तीखा लगता है, सवालिया निशान, कि क्या अलीमा खान का लहजा आपको तीखा लगता है? आसान हल, उनके बेटों को पकड़ लो, रात के अंधेरे में डाकुओं की तरह घर में दाखिल हो जाओ और घटिया दर्जे के बुज़दिलों की तरह उनको अगवा करो, हुकूमत वक्त से बयान दिलवाओ कि इस कार्रवाई से कोई ताल्लुक़ नहीं और 2 दिन बाद उन्हें मुजरमों की तरह अदालत में पेश कर दो। कोई पूछने वाला नहीं, हत्ता कि अर्ज़ पाक पर कोई इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि अरबाब अख्तियार को यूँ झूठ बोलने पर ही कि टहरे में खड़ा करे और दावा ये है कि हालात बहुत बेहतर हो रहे हैं। ये मारवी सरमद की जानिब से ट्वीट किया गया। ये इस वक्त सूरत हाल है, किस तरीके से इदारे, शख्सियात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ होने वाली कार्रवाइयाँ हैं उसके ऊपर सवालात उठा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये चीज़ें अब इस तरफ जा रही हैं कि अब हर इदारा और हर जो अथॉरिटी है वो परेशान है कि किस तरीके से मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं पे मिसिंग पर्सनस का एक मामला था और एक तकरीब थी और उसमें एक हमारे जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं, चूँकि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मिसिंग पर्सनस के जो मामलात हैं उसके ऊपर बड़े तगड़े तरीके से काम किया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में तशरीफ़ ले गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। फिर आप जानते हैं कि पहले फ़ायज़ ईसा थे और उसके बाद फिर अब जो 26वीं तरमीम के बाद चीज़ें हैं वो हैं। लेकिन अहम बात यह है कि ये डिफेंस ह्यूमन राइट्स का एक तकरीब थी जिससे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कल ख़िताब किया और डिफेंस ह्यूमन राइट्स के ज़ेर एहतमाम डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग की तकरीब से ख़िताब करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज, अब आप अंदाज़ा लगाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुल्क में क्या हो रहा है और उसके बारे में एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेके जमाइमा से लेके मारवी सरमद से लेके हर जो आवाज़ है वो बुलंद की जा रही है। हत्ता कि शाहज़ेब खानज़ादा और शहजाद इकबाल जो जियो के एंकर हैं उन्होंने इस बात के ऊपर सवालात उठाए हैं और उन सवालात का कोई जवाब नहीं था हुकूमत के पास। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब कहते हैं कि सच बोलना सबसे मुश्किल काम है और जो सच बोलता है उससे सबसे ज़्यादा नफ़रत की जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि सबसे मुश्किल काम है सच बोलना और जो सच बोलता है उससे सबसे ज़्यादा नफ़रत की जाती है। जबरी गुमशुदगी के केस सबसे ज़्यादा पेचीदा होते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से कहा गया
کہ جبری گمشدگیوں کے جو کیسز ہیں وہ سب سے زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں کی حفاظت کرے۔ اگر ریاست خود ان معاملات میں ملوث ہو، یعنی کہ جبری گمشدگیوں کی، اب تو دہشت گردی کا قانون بن چکا ہے نا، جس میں 3 ماہ کے لیے شک کی بنیاد پہ کسی کو حراست میں رکھا جا سکتا ہے بغیر کسی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیے، بغیر کسی ہائی کورٹ میں پیش کیے، بغیر کسی ہیبیس کارپس کی پٹیشن کی کوئی جو حیثیت ہے وہ تو ختم ہو جائے گی جب آپ نے قانون بنا دیا ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ شک کی بنیاد پہ کسی کو بھی آپ 3 مہینے کے لیے حراست میں رکھ سکتے ہیں اور مزید 3 مہینے بھی توسیع کی جا سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کے جج کہتے ہیں کہ جبری گمشدگی کے کیسز سب سے زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں کی حفاظت کرے۔ اگر ریاست خود ان معاملات میں ملوث ہو جائے، جبری گمشدگیوں جیسے معاملات میں اگر ریاست خود ملوث ہو تو عدالتوں کے لیے فیصلے کرنا مزید دشوار ہو جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 2023 میں انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس کو جبری گمشدگیوں کے بارے میں خط لکھا لیکن کوئی عملی اقدام نہ اٹھایا گیا۔ اب 2023 میں کون تھے چیف جسٹس، آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 2023 میں اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ان کو جبری گمشدگیوں کے بارے میں خط لکھا لیکن کوئی عملی اقدام، وہ خود جج آپ سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں کہ میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا کہ جناب جبری گمشدگیوں کے معاملے کے اوپر عملی اقدامات اٹھائیں، لیکن کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ میں نے مسنگ پرسنز کیس کا جب فیصلہ دیا جس کے اثرات 4 سال تک مثبت رہے، اپنے افسر کو کہا میں اپنے علاقے میں مسنگ پرسنز کیسز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ مسنگ پرسن کے متاثرہ شخص نے واپس آ کر بیان دیا کہ وہ شمالی علاقہ جات کی سیر کرنے گیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا پہلا ہدف شفاف اور باصلاحیت ججز کی تعیناتی تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ پر عوام کا اعتماد تھا اور ملک بھر سے لوگ وہاں رجوع کرتے تھے۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ میں نے بڑے آزاد تگڑے ججز تعینات کیے تھے اور وقت تھا کہ لوگوں کا اسلام آباد ہائی کورٹ پہ اعتماد تھا اور پورے پاکستان سے لوگ رخ کرتے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ اب وہ بتانا بات انہوں نے کی تھا، اعتماد تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کا ہر جج بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ذمہ دار ہے اور بطور جج وہ خود بھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کر سکے۔ اطہر من اللہ صاحب نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بطور جج سپریم کورٹ وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکے، ہر جج بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا جس سماج میں بلوچستان کی بچیاں اور خواتین اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر بیٹھی ہوں وہ ہمارے لیے باعث شرم ہے۔ آمنہ مسعود جنجوعہ اور ماہرنگ بلوچ جیسی قیادت میں عورتیں صرف اپنی رائے کا اظہار کر رہی ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کو آزاد عدلیہ اور آزاد ججز کی ضرورت ہے تاکہ آنے والی نسلوں کے ساتھ انصاف ہو سکے۔ ان کے مطابق اگر جمہوریت، آئین اور عدلیہ آزاد نہ ہوں ملک نہیں ترقی کر سکتا۔ انہوں نے کہا ہم سب کو معلوم ہے کہ سچ کیا ہے لیکن ہم سچ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب تک سچ بولا نہیں جائے گا حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ حکومت میں رہنے والے 77 سال سے سچ نہیں بول پائے، سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں آ کر بدل جاتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا وکلا تحریک نے جمہوریت اور آئین کی بحالی میں تاریخی کردار ادا کیا اور عوام کی بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کیا، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے جو حق ہونا چاہیے تھا وہ ادا نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان ہر شہری کے لیے اہم صوبہ ہے۔ 26ویں یعنی ترمیم میں آرٹیکل 184 میں ترمیم نہیں کی گئی۔ آئین کا آرٹیکل جو 184 ہے جس کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اوریجنل جورسڈکشن ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 26ویں یعنی ترمیم میں بھی آرٹیکل 184 میں کوئی ترمیم نہیں کی گئی کہ یہ کہا جائے کہ بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کے اختیارات تھے وہ کم ہوئے ہیں۔ 184 میں کوئی ترمیم نہیں کی گئی۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ 184 کے تحت ہر جج سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرے۔ کہتے ہیں میں نے بہت اس معاملے کے حوالے سے چیزیں اٹھائیں، مسنگ پرسنز کا جو مسئلہ ہے وہ میرے دل کے بہت قریب ہے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو آزاد ججز، آزاد عدلیہ چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ملک بھر سے لوگ آتے تھے کیونکہ آزاد ججز تھے، اور ان کی جانب سے کہا گیا میں ہمیشہ پارلیمنٹ اور منتخب نمائندگان کی عزت کی جو 77 سال سے متاثر رہے۔ پاکستان میں اگر کوئی متاثر رہا تو وہ منتخب نمائندگان ہیں۔ سرکار اور ججز شاید سمجھنا نہیں چاہتے کہ مسنگ پرسنز ایک مسئلہ ہے، سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں آ کے بدل جاتی ہیں۔ سپریم کورٹ کا ہر جج پاکستان میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کا ذمہ دار ہے۔ یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے واضح کہا گیا۔ انہوں نے کہا
کہ سپریم کورٹ کا ہر جج پاکستان میں جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کا ذمہ دار ہے، چونکہ 26ویں ترمیم کے بعد بھی جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ترمیم نہیں آئی، اور 26ویں ترمیم میں بھی آئین کے آرٹیکل 184 میں کوئی ترمیم نہیں کی گئی، اور پھر کہتے ہیں سچ بولنا بہت مشکل کام ہے، سچ بولنے والوں کو بہت زیادہ ناپسند کیا جاتا ہے۔ بلوچستان کی خواتین بار بار انہوں نے کہا سڑکوں پہ ہیں، بطور جج میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے، یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے کہا گیا۔ موجودہ حالات کو دیکھیں اور پھر اطہر من اللہ صاحب جیسے جج جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ہیں ان کی گفتگو سنیں تو پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ ہمارا نظام کیسے چلایا جا رہا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔